जुलाई का शुरुआती महीना था। रात के करीब 11 बज रहे थे। रात की कालिका बादलों की घटा को और भी भयानक रूप से काली कलौटी बना रही थी। खैर, इस भयानक और सन्नाटेदार अंधियारी रात की परवाह न करते हुए गुगली राधे नगर एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर दौड़ती चली जा रही थी। चंदू अपनी सीट पर गहरी नींद में चला गया था। तब पास वाले जो सामने सीट थी उस पर सोए हुए जो बुजुर्ग थे वो करवटें बदल रहे थे। उनका करवट बदलने का कारण कुछ और नहीं था, उनका स्टेशन आने वाला था जो लगभग आधे पौने घंटे में आने वाला था। ठीक 11:40 पर ट्रेन चों चों करके रुकती है। बुजुर्ग ने तेजी से चंदू को हिलाकर जगाया और कहा कि बेटा, मेरा स्टेशन आ गया है, जरा सामान उतरवाने में मेरी मदद कर दे। वो बुजुर्ग चंदू से मदद मांगते हैं। चंदू आंख मलते हुए और आधे मुंह से जमाई लेते हुए उठा और उठकर बैठ गया। उस बुजुर्ग के सीट के नीचे से उनकी अटैची निकाली और एक बैग को निकाला। फिर चंदू ने उस बुजुर्ग के सामान को ट्रेन से नीचे उतरवाया। बुजुर्ग ने चंदू को खुशी की नज़र से ना देखते हुए थोड़े उदास मन से देखकर फुसफुसाकर बोला, बेटा, जरा सावधानी बरतना, क्योंकि मेरी सीट जो है वो अभी शापित है। लगभग रात के 12 बजने को अच्छा होगा कि अपने स्टेशन पर उतरने तक तू जागा ही रहे। वैसे भी 3-4 घंटे में तेरा स्टेशन भी आ जाएगा। चंदू कुछ समझ नहीं सका। चेहरे पर प्रशंसा लाते हुए यानी मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति को बाय बाय किया और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उस बुजुर्ग की कही बातों पर बेमन से विचार करने लगा। अब तो वैसे भी चंदू की नींद गायब हो चुकी थी और बार बार उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि उस बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा, अपना स्टेशन आने तक तो जागे रहे। खैर, अब ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी थी और धीरे धीरे अपना स्पीड पकड़ना शुरू कर दी थी। इसी समय घंघोर घटा से बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर ट्रेन की छत को भिगोना शुरू कर दी थी। 5 मिनट भी नहीं बीता होगा कि ट्रेन ने अपनी पूरी स्पीड पकड़ ली और बारिश भी। जी हाँ, हल्की हवा के साथ जोरदार घंघराहट वाली बारिश, जिससे हल्की हल्की हवा साए साए करके निकल रही थी। चंदू के आसपास वाली सीटें लगभग खाली थी क्योंकि उसके डब्बे में उस बुजुर्ग के सिवा और कोई नहीं था और वो बुजुर्ग भी दिमाग पर जोर डालने वाली बातें कहकर पिछले स्टेशन पर उतर चुके थे। बाकी के सभी यात्री तो पहले ही स्टेशन पर उतर चुके थे। खैर, चंदू डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि 3-4 घंटे की तो बात है, स्टेशन आ जाएगा तो क्यों ना मैं जाग कर ही समय काट लूं। उसने बुजुर्ग के उतरने के समय जो बत्तियां जली हुई थी उन सब बत्तियों को वैसे ही छोड़ा था। अब उसने सबको बुता दिया और मात्र एक बत्ती छोड़कर बाकी सब बंद कर दिए और अपनी सीट पर आके ऐसे लेटा कि उसका मुंह सामने वाली सीट पर और आंखें बंद करके कोई गाना गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन से मिलने को बहुत बेकरार थी। बारिश की परवाह ना करते हुए सरसराते हुए तेज गति से लोहे की पटरियों को बेरहमी से चलते हुए दौड़ रही थी। अचानक तेज बिजली कड़की और डिब्बे की खिड़की से कांच के पार होते हुए डिब्बे में कुछ उजागर करके रफू चक्कर हो गई। तभी हड़बड़ाकर चंदू उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा कोई व्यक्ति तेज कदमों से उस डिब्बे में आया हो। अरे ये क्या? वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही एक लड़की एक अटैची लिए हुए धड़ाम से आकर उसके सामने वाले सीट पर बैठ गई। हल्की रोशनी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर साथ ही वो पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके बालों की लटों से पानी टपक रहा था। चंदू कुछ समझे कुछ बोले उससे पहले ही वो लड़की अपनी अटैची खोली और उसमें से तौलिए को निकालकर अपने सर को पोंछने लगी। अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए हल्की रोशनी में उसका गुलाबी चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। चंदू सकपका गया जब उसको उस बुजुर्ग आदमी की बातें याद आने लगी और साथ ही उसके दिमाग में ये भी बात घूमने लगी कि अचानक तेज बारिश में इतनी रफ्तार में जो ट्रेन चल रही है उसमें ये बला चढ़ी कैसे। वो बहुत घबरा गया था क्योंकि ट्रेन तो रुकी नहीं थी। फिर वो लड़की यहाँ कैसे? फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ बातें आई। हो सकता है स्टेशन पर दूसरे डब्बे में चढ़ी हो और फिर यहाँ पर पहुँच गई हो। फिर सोचने लगा अगर पिछले डिब्बे में चढ़ी भी होगी तो बारिश तो ट्रेन के चलने के बाद शुरू हुई थी और ये भीगी भी ऐसे है जैसे ये पूरी तरह से बारिश में भीग कर आई है।
चंदू का दिमाग अब काम करना बंद कर दिया था और उसका पूरा शरीर पसीने से नहाना शुरू कर दिया। पसीने की कुछ बूंदें उसके माथे पर भी आ चुकी थी। वो गुमसुम सा मन में डर लिए बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जमा रह गया था। 5 मिनट तक की चुप्पी के बाद अचानक उस लड़की ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के अंदाज में चंदू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम चंदा है और मैं अपने मौसी के घर जा रही हूँ। चंदू भी हकलाकर बोल पड़ा, मैं चंदू। बस इससे अधिक वो कुछ नहीं बोल सका। इसके बाद वो लड़की इस तरह से बोलना शुरू करी जैसे कोई न्यूज़ रिपोर्टर जिसे 10 मिनट में बिना ब्रेक के हजारों समाचार सुनाने हो। चंदू तो बस अपना थूक घोटते हुए डरे सहमे से अपनी सीट पर बैठे रहा और अपने स्टेशन का इंतजार करने लगा। अचानक पता नहीं क्या हुआ, तेज ब्रेक के साथ ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शायद कोई बहुत ही छोटा सा स्टेशन था। अभी चंदू कुछ समझे उससे पहले ही लगे हुए माइक में घोषणा हुई। किसी लड़की की आवाज में घोषणा की जा रही थी कि तत्कालीन खराबी के चलते हुए गुगली राधेनगर एक्सप्रेस अभी आगे नहीं जा सकती। इस तकनीकी खराबी को दूर करने में घंटे लग सकते हैं, इसलिए सभी यात्री सहयोग करें। चंदू के लिए एक और नई मुसीबत थी। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। करे तो करे क्या। खैर घड़ी देखी, उसकी घड़ी में समय अभी 2 बज रही थी। मन को समझाया, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे की बात है, सुबह हो जाएगी तो कोई डर नहीं रहेगा। अचानक उसके सामने सीट पर बैठी हुई वो लड़की करवट बदलती हुई बोल पड़ी, लगता है कोई बड़ी खराबी है। अगर आप चाहे तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग उनके घर पर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़ कर अपने अपने गाँव में निकल जाएंगे। चंदू कुछ बोल ना सका, पर पता नहीं क्यों उस लड़की के पीछे पीछे अपना सामान लिए उतर पड़ा। तेज बारिश में अपने तेज कदमों से छप छप करती हुई स्टेशन से बाहर जाती हुई वो लड़की और बेसुध बेमन सा ऐसा लगता है घसीट कर जाता हुआ उसके पीछे पीछे चलने। लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद उस लड़की ने एक घर के बाहर लगी हुई घंटी बजाई। दरवाजा खुला, वो घर के अंदर गई और उसके पीछे चंदू भी। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी, पर चंदू उसे भी ठीक से देख नहीं पाया। घर के अंदर पहुंचते ही साथ वो लड़की चंदा ने एक तौलिया लाकर दिया चंदू को और बोला, ये कुछ नाच के कपड़े हैं, इसे भी पहन लीजिए। ये कपड़े देखने में बहुत महंगे लग रहे थे। वो लड़की मुस्कुराती हुई बोली कि आप आराम से कपड़े बदल लो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अब चंदू भी थोड़ा सहज महसूस कर रहा था, पर डरा हुआ तो अभी भी था। उसने धीरे से बोला कि चाय की तो कोई जरूरत नहीं। फिर पता नहीं क्या सोचकर बोला, अच्छा थोड़ा चाय पिला ही दीजिए। लगभग 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे तो लड़की एकदम खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर और अपने बिखरे बालों के साथ उस कमरे में अपने दोनों हाथों में चाय की प्याली लेते हुए दाखिल हुई और दाखिल होते हुए मुस्कुराते हुए प्याली जो थी चंदू की तरफ बढ़ाती, अपने कपाते हाथों को संभालते हुए अपने दाएं हाथ को बढ़ाकर चंदू ने कैसे भी चाय की प्याली ले ली और आहिस्ता से अपने होठों पर लगाकर चुस्की लेने की कोशिश करने लगी। अभी चंदू की चाय की प्याली तो पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि उसे एक बहुत ही अजीब और भयानक चीज देखने को मिली। वो जिस कमरे में था उसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। अचानक जब उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी तो क्या देखता है कि उस शीशे के अंदर एक बहुत ही भयानक और एक आंख वाली भूतनी दिख रही है, जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए और चेहरा एकदम भयानक था। वो तो पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसके पास जो बैठकर चाय पी रही थी वो कोई और नहीं चंदा थी और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, आकर्षक भी थी और इन दोनों के सिवा उस कमरे में और कोई था भी नहीं। फिर क्या, उसने हनुमान का नाम लेते हुए अपने आप को संभाला और चाय खत्म करके प्याली चंदा की ओर बढ़ा दी। चंदा ने अपनी प्याली पहले ही खत्म कर दी थी। फिर हौले से उठी और अपनी दोनों प्याली को लेकर कमरे के अंदर चली गई। उसके जाते ही चंदू फिर से दर्पण की ओर देखा, पर अब उस शीशे में उस भूतनी का चेहरा गायब हो चुका था। अब तो चंदू को उस बुजुर्ग की हुई बातें सब याद आने लगी और वो समझ गया कि वो बुजुर्ग कहना क्या चाहता था।
खैर अब चंदू एकदम आराम से और धीरज से काम लेना शुरू कर दिया था। अब उसने बिना देर किए अटैची से अपनी तुलसी की माला निकालकर अपने गले में पहन ली और साथ ही दुर्गा सप्तशती की पुस्तक निकालकर अपने सिरहाने रख ली। अरे ये क्या, प्याली रखने के बाद चंदा जब आई तो थोड़ी सहम कर चंदू के पास ना बैठकर थोड़ी दूर जाकर बैठी और गुर्राते हुए चंदू की तरफ देखती हुई वो माला निकालकर दूर फिरने का इशारा करने लगी। पर चंदू अब पूरी तरह से समझ चुका था, उसने ऐसा नहीं किया और सिरहाने रखी हुई दुर्गा सप्तशती को भी हाथ में उठा लिया। दुर्गा सप्तशती को हाथ में उठाते ही सुंदर, आकर्षक और मासूम दिखने वाली और मीठी बातें करने वाली चंदा का चेहरा अचानक एकदम कठोर होने लगा और देखते ही देखते एकदम पूरी तरह से भयानक लगने लगा। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए हवा में लहराने लगे और गरजने लगे और साथ ही साथ इधर उधर जैसे तांडव कर रही है। वो चिल्लाने लगी कि तू बचकर नहीं जा सकता और तेरा अंत कर दूंगी। पर अब चंदू भी अपने आप को मजबूत करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा और दुर्गा सप्तशती को भी हाथ में कसकर पकड़ लिया और कमरे से बाहर निकलने लगा। इधर वो चंदा अपने माया जाल में चंदू को उलझाने की पूरी कोशिश करने लगी। उसके आगे पीछे घूमते लगी और उसके पीछे पीछे आ गई, पर वो चाह कर भी चंदू का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। और चंदू उस भयानक क्रूर रंग रूप वाली उस जो चंदा थी उसको जाता हुआ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अभी चंदू उस घर से बाहर निकलकर तेजी से कुछ ही दूर बढ़ा होगा कि अचानक वो वस्तु पता नहीं कहाँ गायब हो गई और साथ ही चंदा भी। अरे ये क्या, ये तो एकदम भयानक जंगल था, डरावना और घना जंगल। अब तो चंदू पूरी तरह से फंस चुका था क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अभी चंदू कुछ ही दिमाग दौड़ाए तभी उसके कानों में किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। बेटा तू ठीक तो है ना? ये आवाज़ सुनते ही चंदू पीछे मुड़कर देखा तो एक संत जैसे दिखने वाले बुजुर्ग आदमी उसे अपनी ओर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। चंदू फिर डर गया क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये भी चंदा की कोई माया जाल तो नहीं। पर पता नहीं, उस सज्जन के पास आते ही चंदू का जो डर था वो पूरी तरह से रफू चक्कर हो गया और वो पूरी तरह से सहज महसूस करने लगा। फिर क्या था, उस सज्जन किसी घटना की जिक्र करते हुए आगे आगे और उनकी बातों को पूरे तवज्जो से सुनते हुए चंदू उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरअसल उस सज्जन ने चंदू को बताया कि पास में ही एक बस्ती है जहाँ वो रहते हैं और चंदा उनकी बच्ची है जिसको महज 5 साल हो चुके हैं। उन्होंने आगे भी उदास मन से कहना जारी रखा कि उस समय चंदा 17 साल की थी जब इसी ट्रेन से वो आ रही थी। उसके साथ 2-3 नौजवान भी थे। जब ट्रेन इस जंगल से होकर गुजरने को हुई तो उन लफंगों ने ट्रेन की चैन जो थी वो पोलिंग करके जबरदस्ती चंदा को लेकर इसी जंगल में आ गए। फिर अपनी हवस को मिटाने के बाद चंदा का कत्ल कर दिया। तभी से चंदा मरकर भी जीवित है और इस ट्रेन से आने वाले और उस सीट पर बैठने वाले किसी भी नौजवान को बहलाकर और अपने माया जाल में उलझाकर यहाँ पर उतार लेती है और फिर उसे मार देती है। उस सज्जन ने यह भी बताया कि दरअसल ट्रेन जहाँ रुकी थी वो कोई छोटा स्टेशन नहीं था और ना ही कोई घोषणा हो रही थी, पर रात के समय उस सीट पर बैठे हुए कोई भी आदमी को वो छोटा सा स्टेशन दिखाई देता है और साथ ही वहाँ ट्रेन रुकने की जो घोषणा थी वो भी सुनाई देती है। ये सारा काम जो है चंदा द्वारा किया जाता है। और उस सज्जन ने यह भी बताया अगले महीने वो गया जाकर कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं। वो चंदा का पिंडदान करना चाहते हैं ताकि चंदा की जो आत्मा है वो शांत हो जाए और किसी निर्दोष आदमी की जान ना ले। उन्होंने ये भी बताया कि अपने गांव घर में उन्होंने उस आत्मा की शांति के लिए कई अनुष्ठान करा चुके हैं, पर चंदा की आत्मा जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही, इसलिए वो गया जाकर पिंडदान करना चाहते हैं। खैर चंदू तो बच गया था और उन 2-3 लफंगों की जो किए हुए कुकर्म थे उसकी सजा क्या पता कितने मासूमों को मिली होगी। इसलिए कहीं भी रहे दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए और सावधान रहे।
उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए